जिंदगी और जोक कहानी कथाकार अमरकांत की एक प्रसिद्ध कहानी कही जा सकती है। नई कहानी आंदोलन के दौर में यह उन प्रमुख कहानियों में से एक कहानी कही जा सकती है जिन्होंने हिंदी कहानी के बदलाव को रेखांकित किया था। इसे हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिना जाता है। यह अमरकांत की उन कहानियों में है जिसे एक विशिष्ट पहचान मिली। कहानी के केंद्र में रजवा नामक एक दीनहीन असहाय पात्र है जो कि दूसरों की दया पर आश्रित है। उसे जो कुछ भी मिल जाता है उसमें वो संतोष प्राप्त करता है। बदले में कुछ भी वह चाहता नहीं है, केवल वो जीना चाहता है। अमरकांत इस पात्र के बहाने मध्य वर्ग की मानसिकता पर तीखा व्यंग्य करते हैं। रजवा एक साधनहीन, असमर्थ और उपेक्षित पात्र है, किंतु उसकी जो जीने की इच्छा है वो अत्यंत प्रबल है। उसकी जो जिजीविषा है अपराजय है। वह विषम परिस्थिति में भी जी रहा है और जीना चाहता है। वह मरना नहीं चाहता और ये जीने की इच्छा ही उसको सक्रिय बनाए रखती है, उसको ताकत प्रदान करती है, उसके भीतर एक ऊर्जा का जो है संचार करती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वो जीना चाहता है। वह स्वयं नहीं जानता कि वह क्यों जी रहा है, वह किसके लिए जिंदा है। उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, उसका अपना कहने को कोई नहीं है, उसके पास जीने लायक कोई साधन नहीं है, उसे लोगों से अपमान के अतिरिक्त तो कुछ नहीं मिलता, फिर भी वो जीना चाहता है। वह जिस मोहल्ले में आकर रहने लगता है वह उन शहरी लोगों का मोहल्ला है जो धीरे धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। मोहल्ले के सभी लोग रजुआ से काम कराना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे समय में कोई मुफ्त का नौकर किसी को नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति, मोहल्ले का प्रत्येक व्यक्ति जो वहाँ रहता है उस पर अपना अधिकार समझता है। लेकिन रजुआ के प्रति किसी के दिल में ना तो कोई सहानुभूति है, ना कोई प्रेम है। मोहल्ले के सभी लोग उसे पीटने पर भी गुरेज नहीं करते, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। और कहानी में जो वाचक मैं है वह सहानुभूति तो रखता है रजवा के साथ, लेकिन जब देखता है कि लोग उसका किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं, घृणा करते हैं, सस्ता होने के कारण उससे काम भी लेते हैं, उससे बेगार लेने में कोई संकोच नहीं करता, और जब वो बीमार हो जाता है तो सब उसे मिलकर के मोहल्ले से निकाल देते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। ये मध्य वर्ग की व्यक्ति की खास विशेषता है कि वह अपने आप को अपने से ऊपर वाले लोगों तक ही सीमित रखना चाहता है। कहानी का वाचक मैं कभी कभी मानवीय सहानुभूति के इस संकीर्ण दायरे की आलोचना जरूर करता है, पर इसे तोड़ने की सामर्थ्य उसमें नहीं है, ना उसे तोड़ना चाहता। कहने का तात्पर्य कि जहाँ जिसका काम बनता है वो रजवा को उपयोग में लेता है, उसका शोषण करता है, लेकिन उसके प्रति उसकी सहायता का भाव उनके मन में कहीं भी दिखाई नहीं देता। और कहानी के अंत में भी हम जब इसके संवाद देखेंगे, कहानी को हम पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि जो दीवारें हैं आपस में, उस दीवार को तोड़ने का साहस उस वाचक के मन में नहीं है, क्योंकि वो स्वयं भी तो उसी वर्ग से है जो उसका शोषण कर रहे हैं। जब रजवा बीमार हो जाता है तो वह रजवा के प्रति अमानवीय उपेक्षा दिखाने वाले लोगों की भर्त्सना करने के बजाय केवल एक दार्शनिक टिप्पणी करके रह जाता है, जो इस कहानी के अंत में है। देखिए वो क्या कहता है, जबकि उसका ये फ़र्ज़ बनता था कि हमने इससे इतना काम लिया है तो कम से कम उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उस बीमार रजवा का इलाज कराए, उसकी मदद करे, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। केवल वो क्या कहता है, उसके मुख पर मौत की छाया नाच रही थी और वह जिंदगी से जोंक की तरह चिपटा था, लेकिन जोंक वह था या जिंदगी, वह जिंदगी का खून चूस रहा था या जिंदगी उसका, मैं तय नहीं कर पाया। केवल दार्शनिक टिप्पणी करके वो रह जाता है, ये नहीं कि उस बेबस मजबूर इंसान की वो मदद करे। और इस प्रकार से अमरकांत ने रजवा के माध्यम से मध्य वर्ग की उस ओछी मानसिकता की ओर व्यंग्य किया है
जिसमें वे केवल लाभ लेना चाहते हैं, किसी की मदद करना नहीं चाहते। गहरे अर्थ में देखा जाए तो ये कहानी मानवीय करुणा की कहानी है, जो आदमी आदमी के बीच ऐसे भेद करती है जहाँ दूर दूर तक मानवीयता दिखाई नहीं देती। रजवा नामक पात्र के संदर्भ में हम जब उसको देखते हैं, क्योंकि बेचारा वो भाग भाग करके सबका काम करता है, लेकिन जब वो बीमार होता है तो कोई उसकी मदद करने को नहीं आता, और यहाँ तक कि उसके पास आने में भी सबको बुरा लगता है। प्रश्न यह है कि जिस रजवा ने जी जान से उन सब की सेवा की, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं पूरी कहानी में संवाद के माध्यम से जगह जगह जो हम संवाद पढ़ते हैं कि वहाँ रजवा की जो जीने की जो प्रबल इच्छा है वो इतनी तीव्र है कि वो किसी भी विषम परिस्थिति में जीने को अपना एक ध्येय मानता है। वो जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता है, वो किसी भी प्रकार से जीना चाहता है, चाहे कोई उसका अपमान करे, चाहे उसका कोई शोषण करे, चाहे उससे कोई काम कराए, चाहे उसे कोई खाने को दे ना दे, चाहे उसकी कोई, उसे किसी से कोई शिकायत नहीं है। और इस प्रकार से ये कहानी हमारे भीतर एक संवेदना जागृत करती है और ये सोचने पर विवश कर देती है कि ऐसे लोग क्या मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं, जो केवल काम निकलवाना चाहते हैं और एक विवश, मजबूर और बेबस इंसान को मोहल्ले से बाहर निकाल देते हैं, जबकि उसे मदद की सख्त ज़रूरत थी। तो यहाँ पर कहानी का नाम जो शीर्षक है वो इसी पे कि ज़िंदगी और जोंक, कि जो रजवा की जो ज़िंदगी है उससे वो जोंक की तरह छूटा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ऐसी स्थिति में कोई मनुष्य कैसे जी सकता है। ये कहानी की मूल संवेदना है जो इस कहानी के मर्म तक पहुंचने में हमारी मदद करती है। आगे संवादों के माध्यम से हम इस कहानी के पात्रों की मानसिकता, रजवा की जिजीविषा और मध्य वर्ग की मानसिकता किस प्रकार की होती जा रही है, इस कहानी में जो मध्य वर्ग की मानसिकता पर व्यंग्य किया है उसको हम समझेंगे। प्रारंभ में ही जैसा कि बताया गया है कि वो उसको मनुष्य नहीं समझते, और जहाँ मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता, वहीं कहानी अपने बिंदु से आगे की ओर बढ़ती है, जो कि कथाकार अमरकांत का इस कहानी का मूल उद्देश्य भी है। देखिए कि एक बार चोरी का उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन जब वो निराधार निकलता है तो ये कहकर सब संतोष कर लेते हैं कि चलिए साहब, नींबू और नीच को दबाने में ही रस निकलता है। और ऐसे लोग जो शोषण करना जानते हैं, केवल जो किसी की मदद नहीं करना चाहते, वो केवल प्राप्त करना चाहते हैं, रजवा को वो मनुष्य नहीं समझते बल्कि एक उपयोग में आने वाली वस्तु मानते हैं, और जिसे जब तक काम लिया में आता रहा तब तक तो काम में लिया, बाकी जब वो बीमार होता है तो उसे मोहल्ले से बाहर निकाल देते हैं। कोई उसकी मदद करने को आगे नहीं आता और सब उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन रजवा नामक पात्र है, उसका जीवन के प्रति इतना प्रबल दृष्टिकोण है, प्रबल इच्छा है, जिजीविषा है, वही इस कहानी की जो है मूल संवेदना है, जिसे अमरकांत बताना चाहते हैं। आगे हम इस कहानी को पढ़ेंगे और इसकी मूल कहानी को, इसकी मूल संवेदना को विस्तार से समझने का प्रयास हम